हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जी एसटा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, सबसे पहले आज आपको रक्षाबंधन के पर्व की बहुत-बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने ये पर्व बहुत धूमधाम से मना लिया होगा। अब आप फिर से अपनी पढ़ाई की ओर लग जाइए क्योंकि आपके आगामी एग्जाम्स बहुत निकट हैं। चाहे वो पेट का एग्जाम ले लें, चाहे यूपीपीसीएस प्री का, बीपीएससी और एसएससी के एग्जाम भी आपके निकट लगे हुए हैं। तो इसी कड़ी में आज हम दोस्तों कंप्लीट करेंगे संपूर्ण भारत का भूगोल। और यहाँ से क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी ये जो है एनसीईआरटी का निचोड़ होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज संपूर्ण भारत का भूगोल। तो ये जो संपूर्ण भारत का भूगोल जो है ये एनसीईआरटी का निचोड़ होगा यहाँ पर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हीं का समावेश मैंने यहाँ पर किया है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो भारत की विश्व में स्थिति के बारे में है कि भारत की विश्व में क्या स्थिति है। तो जमीन या क्षेत्रफल के मामले में अगर बात करें तो भारत का 7वां नंबर आता है। अब 7वां नंबर और 6 कंट्री कौन कौन सी हैं? तो रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत का नंबर आता है। और वहीं जनसंख्या में अगर बात करें तो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश भारत है, यानी फर्स्ट नंबर पर भारत आता है। पहले जो था सेकंड नंबर पर आता था, अब फर्स्ट नंबर पर पहुंच गया है भारत। और कुल स्थल परसेंटेज के मामले में बात करें तो 2.4% जो है स्थल भूमि भारत के पास है। और जनसंख्या के मामले में बात करें तो 17.5% जनसंख्या जो है पूरे वर्ल्ड की भारत में निवास करती है। तो ये तो हो गई विश्व में स्थिति। अब जिस 6 कंट्री जो हैं इन्हें याद करने की मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। तो रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो ये ऐसे याद कर लीजिए: रुक, चीन, अब, आ, भारत। देखिए कितनी आसानी से आपको याद हो जाएगा। रा से हो जाएगा रूस, का से कनाडा, 2 कंट्री ये याद हो गई। चीन दिया ही हुआ 3 जे। आ से हो जाएगा अमेरिका और ब्रा से ब्राजील, 5 कंट्रीज ये हो गई। आ से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा 6 कंट्रीज और 7वां कंट्री भारत। तो इस प्रकार ये सातों कंट्रीज आपको लर्न हो जाएंगे। और ये डाटा जरूर याद रखना, 2.4 और 17.5 ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब दोस्तों हम बात करें भारत के दूरस्थ बिंदु, यानी सबसे जो छोर पर जो बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे उत्तर में जो पड़ता है तो वो उसे बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। ये कहाँ पड़ता है? ये लद्दाख में पड़ता है दोस्तों। इंदिरा कॉल उत्तर में है, लद्दाख में। और वहीं दक्षिण में अगर हम बात करें तो जो अंडमान निकोबार में बड़ा निकोबार है उसी के नीचे पड़ता है इंदिरा पॉइंट। ऊपर उत्तर में इंदिरा कॉल और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। और इसी को पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते थे, फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया। और मुख्य भूमि से अगर हम बात करें तो कन्याकुमारी है, ये सबसे दक्षिणी बिंदु है। अब हम पूर्व की बात करें तो कीवीथू पड़ता है। कीवीथू कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिम की बात करें तो गौर माता पड़ता है। गौर मोता भी कहीं लिखा रहता है और कहीं गुहार मोती भी लिखा रहता है। तो ये गुजरात में पड़ता है। ये भी क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछा जाता है कि भारत के दूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं। तो पूर्व में कीविथु, उत्तर में इंदिरा कॉल, पश्चिम में गोरमोथा और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है। अगर मुख्य भूमि से बात करें तो कन्याकुमारी है। अब भारत की स्थिति की हम देख लेते हैं कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में आता है। किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। और उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है अक्षांश के अनुसार। देखिए दोस्तों, ये जो है पृथ्वी है। अब ये आपका 0 डिग्री है। अब इसी के ऊपर यहाँ पर भारत की स्थिति आती है, ये स्थिति भारत की है। तो अक्षांश के अनुसार देखेंगे तो उत्तरी अक्षांश ये यहाँ से नीचे की ओर जाता है दक्षिणी, और ऊपर की ओर जाता है उत्तरी। तो उत्तरी अक्षांश में पड़ रहा है। अब इधर की अगर बात करें तो पूर्व में पड़ेगा जाके, तो पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा देशांतर के अनुसार, और उत्तरी गोलार्ध पड़ेगा देशांत पूर्वी गोलार्ध जो पड़ेगा वो देशांतर के अनुसार, उत्तरी गोलार्ध पड़ेगा अक्षांश के अनुसार। अब इसकी भारत की स्थिति की अगर बात करें तो चतुष्कोणीय है, यानी 4 कोण बनते हैं। ऐसे करके अगर भारत को देखें तो एक कोण ये, फिर दूसरी स्थिति ये बनती है, फिर तीसरी ये और चौथी ये। तो इस प्रकार जो है 4 कोण भारत के ऐसे बनते हैं या 4 कोने होते हैं। तो उस आधार पर इसे चतुष्कोणीय हम मानते हैं। अब नेक्स्ट की बात करें
इसके क्षेत्रफल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, वनडे एग्जाम में तो भर-भर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ये याद रखिएगा 3287,263, 3287,263, 3287,263। बार-बार इसे बोलिए, आपको याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। बस चीज़ें आपको रिवीजन जितना ज़्यादा तगड़ा होगा, आपका एग्जाम कोई नहीं रुकेगा। बस रिवीजन करते रहिए चीज़ों का अच्छे तरीके से। और ये जो है एक प्रकार से रिवीजन ही श्रृंखला है, आपने सारा कुछ पढ़ रखा होगा, बस यही जब फैक्ट आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप घबरा जाते हैं। आप क्वेश्चन देखते हैं तो जहाँ ए बी में आपको डाउट हुआ तो कहा डाउट की स्थिति बस क्रिएट नहीं करनी है। डाउट की स्थिति क्रिएट तभी होती है जब आपने अच्छे ढंग से रिवीजन नहीं किया। अच्छे ढंग से रिवीजन आपने किया होगा तो डाउट वहां नहीं रह जाता है। अब जैसे कोई आपसे पूछे भारत की राजधानी क्या, तो आप तुरंत ही बताएंगे दिल्ली है। यहाँ पर डाउट ही नहीं है कोई। और वहीं जब नई दिल्ली, दिल्ली और ये चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी तो वहाँ से डाउट क्रिएट हो जाएगा जाके, यानी अल्प नॉलेज होगी तब डाउट क्रिएट होता है या अच्छे ढंग से आपने अध्ययन नहीं किया होगा। अब नेक्स्ट की बात करें भारत की सीमा रेखा की, तो स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और समुद्री तट रेखा की लंबाई की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर है। इसकी अभी कंडीशन बदली भी है, करंट का डाटा जो आया था, लेकिन अभी हाल ही में वो करंट का डाटा एनसीईआरटी में नहीं अभी चढ़ा है, तो इस कारण अभी जो डाटा मान्य होगा वो यही वाला डाटा अभी मान्य होगा। नेक्स्ट की बात करें भारत का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश जानते ही होंगे दोस्तों, ये जैसे पृथ्वी है, अब इस पे जो लेटी हुई रेखाएं ये ऐसी होती हैं, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? लेटीट्यूड बोलते हैं। तो लेटीट्यूड, लेटी हुई रेखाएं लेटीट्यूड, और इन्हीं को बोलते हैं अक्षांश। अब अक्षांश की बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट। अब जैसे ये भारत है तो ये यहाँ से चालू हो रहा है तो ये 8 मिनट 4 सेकंड उत्तरी अक्षांश ये हो गया। अब ऊपर तक जाएगा तो 37 डिग्री यहाँ पर जाएगा तो 37 डिग्री यहाँ पर बैठेगा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है, ये जरूर याद रखिएगा। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 मिनट 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब नेक्स्ट की बात करें भारत के देशांतरीय विस्तार की, देशांतरीय रेखाएं भी देख लीजिए। ये जैसे है, यहाँ पर खड़ी हुई रेखाएं होती हैं, और देशांतर का मतलब होता है देशों के अंतर। अब किस चीज का अंतर? टाइम का अंतर को ये दर्शाती हैं। ये जो रेखाएं होती हैं ये टाइम को बताती हैं, और वो जो रेखाएं होती हैं वो दूरी को दर्शाती हैं। तो यहाँ पर देशांतर जो है ये एक रेखा, दो रेखा, 0 डिग्री। अब जैसे 0 डिग्री ग्रीनविच मान लिया तो यहाँ से जो भी रेखा जाएगी तो वो कौन सी होगी? पूरब, और इधर हो जाता है पश्चिम। तो भारत जो होता है पूर्वी देशांतर में आता है। तो 68 डिग्री, यानी यहाँ से हम जब मापते हैं तो ये यहाँ से आता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री, यानी अरुणाचल प्रदेश का जो पार्ट है कीविथु, 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है वहां तक जाता है, तो पूर्वी देशांतर तक। नेक्स्ट की बात करें भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? तो 32-14, 32-14, 32-14, यानी 3,214 किलोमीटर आपका। ये जैसे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर। और पूरब पश्चिम की जब ऐसी ऐसी बात करें कि 2,933 है किलोमीटर। ये आपका डाटा, यहाँ पर जो भी आपका डाटा दिया होगा आप खुद देख रहे होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं इन्हीं क्वेश्चनों में। नेक्स्ट को बात करें कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से मानते हैं। ये भारत के मध्य से गुजरती है, लगभग मध्य से। और ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है होकर। बस इसे याद करने की मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको शॉर्ट में। मित्र पर गमछा झार। बस मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, झा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, झार से हो जाएगा झारखंड। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, इस प्रकार ये आठों आपको स्टेट लर्न हो गए होंगे जिससे कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट की बात करें भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। देशांतर मैंने बताया था खड़ी हुई रेखाएं होती हैं और इससे टाइम मापा जाता है, और ये आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और जो ये
ग्रीनविच हमने बताया था 0 डिग्री जो है ग्रीनविच है, यहाँ से जो 82.5 डिग्री है, वहाँ तक में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। तो 1 डिग्री में आपका जो है 4 मिनट का अंतर हो जाता जाके है। और ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। अब गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से ये जो मानक रेखा है ये गुजरती है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे मानक रेखा को? तो ट्रिपल पी याद रखिएगा, ट्रिपल पी सी ओ, ट्रिपल पी सी ओ याद रखिए। तो ट्रिपल पी से 3 प्रदेश हो गए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इस प्रकार 3 प्रदेश हो गए और 3 प्रदेश के बाद सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़, ओ से हो जाएगा ओडिशा। तो इस प्रकार ये पांचों स्टेट आपको लर्न हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश तथा उनसे लगे भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो जो पड़ोसी देश है एक चीन है हमारा। अब चीन से जो सीमा लगती है 3488 किलोमीटर की लगती है। इससे कौन कौन से स्टेट लगते हैं? लद्दाख लगता है, हिमाचल प्रदेश लगता है, उत्तराखंड लगता है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश लगता है। वहीं हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये आपके 5 राज्यों से होकर लगती है। उसमें केंद्र शासित प्रदेश 2 आ जाते हैं और 3 स्टेट आ जाते हैं। और वहीं हम चीन की बात करें तो चीन की भी सीमा 5 राज्यों से लगती है, जिसमें एक जो है यूटी है और 4 राज्य हैं। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है बांग्लादेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसकी जो सीमा लगती है, सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो लगती है वो बांग्लादेश की लगती है भारत के साथ। अब ये भी जो है 6 राज्यों से, 5 राज्यों से ये भी सीमा बनाता है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एटीएम याद रखिएगा, ATMM। तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, इनकी सीमा 5 राज्यों से होकर लगती है। और सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश की भारत के साथ। नेपाल 1751 किलोमीटर की, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इसकी भी 5 राज्यों से सीमा लगती है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की जो सीमा लगती है वो 4 राज्यों से होकर लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितने राज्यों से? 1, 2, 3, 4 राज्यों से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी सीमा केवल एक यूटी से लगती है, लद्दाख से। और ये अफगानिस्तान की सबसे छोटी सीमा लगती है, स्थलीय सीमा 106 किलोमीटर की। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ अभी बताई था, तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। ये आपकी वो भी याद रखिएगा, बांग्लादेश की जो लगती है 4096 किलोमीटर और अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर की जो सीमा लगती है। अब भारत की स्थलीय सीमा से लगे देशों की संख्या, अब भारत की सीमा से जो लगे स्थलीय देशों की सीमा, भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7 है। और 2 पड़ोसी जो देश हैं समुद्र पार हैं, एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव, सबसे पड़ोसी हैं ये। अब सीमा रेखा और किन-किन के बीच है? तो रेड क्लिफ सीमा रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अब इसे याद करने की ट्रिक, जब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, रेड क्लिफ लिख के आते हैं और जहां ऑप्शन में 2 दे देता है, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, तो बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। आज सारा कंफ्यूजन आपका दूर करेंगे। ये देखिए, क्ला में क्लिप में का आ रहा है और पाकिस्तान में भी का आ रहा है, बस इसे पकड़ लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। रेड क्लिफ और पाकिस्तान का दोनों में का आ रहा है, तो ये पाकिस्तान से लगती है सीमा। एवं पाकिस्तान से कौन सी लगती है? रेड क्लिफ। मैकमोहन में देखिए सबसे लास्ट में ना आ रहा है और चीन में भी सबसे लास्ट में ना आ रहा है, बस पकड़ लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। मैकमोहन भारत चीन, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान। डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के साथ ये पहले लगती थी। अब जो है भारत अफगानिस्तान के साथ लगती है। पहले जो ये रेखा थी भारत अफगानिस्तान, अब ये जो रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है, डूरंड।
क्योंकि जो बँटवारा हो गया उसके बाद दौरान जो है ये रेखा बदल गई जाके। नेक्स्ट की बात करें, भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। पाक जल संधि कहाँ है? मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट की बात करें भारत का भौतिक स्वरूप की, तो भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन जो है किया गया है। तो पहला आता है उत्तर एवं उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र आता है। जो पूरा हिमालय का क्षेत्र आ रहा है, उत्तर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये सब कहाँ है? उत्तर में। तो ये उत्तर एवं उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश तक जो फैला हुआ है, ये सब उसी में आ रहा है। फिर जो उत्तरी मैदान आ जाते हैं यूपी वगैरह के। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल और पांचवा तटीय मैदान, ये आपका पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान जो है। और फिर द्वीप समूह आते हैं। तो इस प्रकार छह भौतिक स्वरूपों में भारत का विभाजन किया गया है। नेक्स्ट की बात करें हिमालय पर्वत श्रेणी की, तो हिमालय पर्वत श्रेणी में सबसे पहला जो आपका आता है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित जो है वो कौन सा है? हिमालय पर्वत श्रेणी है। अब हिमालय पर्वत श्रेणी है कैसी? तो नवीन बलित पर्वत श्रेणी है ये बलपर्णय से निर्माण हुआ, 33 जो है इधर से उत्तर की ओर खिसका जो है और उधर से, तो इस प्रकार बल पड़ा है, तो ये बलित पर्वत है अभी और नवीन बलित पर्वत है। तभी यहाँ पर देखा होगा आप अरावली पर जाइएगा जो राजस्थान में है, और जब हिमालय पे जाएंगे तो दोनों में क्या अंतर मिलेगा? हिमालय में मिट्टी हमें दिखाई देती है, लेकिन जब हम अरावली पर जाएंगे तो वहां मिट्टी हमें नहीं मिलती है। रीजन क्या है? क्योंकि वो अवशिष्ट पर्वत है, अवशेष रह गए हैं, वो आपका अपर्दन क्रिया उस पर चल रही है, वो घिस रहा है पर्वत। और ये इसका निर्माण अभी भी, ये युवा पर्वत है और इसका निर्माण अभी हिमालय का हो रहा है, तो इस पे मिट्टी आपकी मिलती है। देखा होगा जब बादल फटते हैं तो नाला टाइप के चल जाते हैं, जब जैसे अभी उत्तरकाशी में जो घटना हुई है, नाले से पूरा जो है एक गांव ही पूरा जो था वो नाले में दब गया था। तो ऊपर बादल फट गए तो नाला छोटा था, तो भगीरथ में वो मिलता था जाके, वो आगे क्या हुआ, वो पूरे मलबे ने आपका गांव को दबा दिया। तो ये नवीन पर्वत बलित पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट की बात करें, सिंधु से ये ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो है माउंट एवरेस्ट इसी में है, और ये जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। लगभग इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर लंबाई है। और चौड़ाई की बात करें तो कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। तो ये हिमालय पर्वत श्रेणी के विषय में था। अब हिमालय का उत्तर दक्षिण विभाजन करेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी ऊपर से नीचे की ओर जब आएंगे तो ऊपर सबसे पड़ता है ट्रांस हिमालय, फिर पड़ता है महान हिमालय, फिर आपका निम्न हिमाचल हिमालय, और फिर बाह्य या शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं। तो ये चार जो श्रेणियां हैं ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर इनका विभाजन है। अब हम बात करते हैं ट्रांस या तिब्बत हिमालय की। तो पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय में कौन सी हैं? KLJ हैं, KLJ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी जो है वो ट्रांस या तिब्बत हिमालय है। इसके विस्तार की बात करें तो पश्चिम से पूर्व लगभग 1000 किलोमीटर, और चौड़ाई की बात करें तो लगभग 40 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। नेक्स्ट की बात करें, सिंधु नदी का उद्गम कैलाश के उत्तरी ढाल से होता है। कहां से होता है? कैलाश के उत्तरी ढाल से। विश्व की दूसरी तथा सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन आस्टिन जो है 8611 किलोमीटर, ये कहां पर पड़ती है? ये आपकी भारत में ही पड़ती है। और सबसे बड़ी जो पड़ती है वो नेपाल में पड़ती है, इसे सागर माथा वहां बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट पूरा वर्ल्ड बोलता है उसे। नेक्स्ट की बात करें, महान हिमालय सेकंड नंबर पर आता है, उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहे हैं, या इसी को आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी बोल देते हैं। अब इसमें सबसे अधिक सतत श्रृंखलाएं हैं महान हिमालय में। अब प्रमुख चोटियां कौन सी हैं महान हिमालय में? तो माउंट एवरेस्ट जो पड़ती है 8848.86 मीटर, तो ये जो चोटी है ये महान हिमालय में ही पड़ती है। काफी बार पूछ दिया जाता है ये क्वेश्चन। और जो केटू है वो किस में पड़ रही थी? वो ट्रांस हिमालय में पड़ रही। ये केटू जो है ये भारत की सबसे ऊंची है और विश्व की दूसरी सबसे है, तो ये ट्रांस हिमालय में पड़ रही है।
और इसकी बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो ये किस में पड़ रही है? ये महान हिमालय में पड़ रही है। अब नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची चोटी, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागरमाथा। फिर आपका कंचनजंगा भी इसमें ही आती है, 8,598 मीटर। ये प्रमुख चोटियां हो गई। अब क्रोड की बात करें तो ये ग्रेनाइट से निर्मित है। इसके क्रोड की महान हिमालय की बात करें तो ये ग्रेनाइट से निर्मित है। औसत ऊंचाई की बात करें तो 6,000 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है। 6,000 किलोमीटर नहीं होगा, ये औसत ऊंचाई की बात कर रहा है, तो 6,000 मीटर होगा। चौड़ाई की बात करें, विस्तार की बात करें तो 2400 किलोमीटर, और लंबाई की बात करें 2400 किलोमीटर, चौड़ाई की बात करें तो 25 किलोमीटर तक है इसकी। नेक्स्ट की बात करें लघु या मध्य या हिमाचल हिमालय, तो निर्माण जो है अत्यंत संपीड़ित एवं जो तीसरा नंबर है लघु मध्य या हिमाचल। सबसे पहले ट्रांस आया, दूसरे नंबर पर आपका जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं फिर महान, और तीसरा नंबर लघु या मध्य या हिमाचल हिमालय बोलते हैं इसे। तो इसकी ऊंचाई की अगर बात करें 3,700 से 4,500 मीटर तक है। औसत चौड़ाई की बात करें तो 50 किलोमीटर है। प्रमुख घाटियों की बात करें तो कश्मीर घाटी आती है, कुल्लू घाटी जो है लघु हिमालय में आती है, और कश्मीर घाटी भी है, और कांगड़ा घाटी जो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है वो भी आती है, और कुल्लू घाटी भी कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। ये सभी जो हैं वो लघु या मध्य हिमालय हिमालय में आती हैं, इसी को हम हिमाचल हिमालय भी बोल देते हैं। पहाड़ी नगरों के लिए ये बहुत फेमस है। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी आती हैं? पीर पंजाल आती है, सबसे लंबी श्रृंखला है। धौलाधार आती है, और महाभारत श्रेणियां भी इसी में ही आती हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है बाह्य या शिवालिक हिमालय। बाह्य या शिवालिक हिमालय की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण जो है वो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है, शिवालिक का। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 900 से 1100 मीटर है। चौड़ाई की बात करें तो 10 से 50 किलोमीटर तक है। प्रसिद्ध दून कौन कौन से हैं? तो देहरादून शिवालिक में ही पड़ता है, कोटली दून है, और पाटली दून है। तो ये दून जो है वो शिवालिक के ही पार्ट हैं। अब दून क्या होता है? तो दून लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच स्थित लंबगत घाटी होती है, उसी को हम दून बोल देते हैं। यानी लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं। हिमालय की सबसे बाह्य श्रृंखला जो है, सबसे लास्ट की ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो ये सबसे लास्ट श्रृंखला पड़ती है। अब नेक्स्ट की बात करें, हिमालय का प्रादेशिक पश्चिम से पूर्व विभाजन जो है इसकी बात करेंगे। यानी पश्चिम जो है पंजाब, और पूर्व जो है वो उधर असम और अरुणाचल प्रदेश तक जाएंगे। तो सबसे पहले पश्चिम में बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब हिमालय में का विस्तार जो है वो सिंधु नदी से नदियों के अनुसार किया गया है ये विभाजन। सिंधु और सतलज के मध्य है। सासा जो है पंजाब, ये 500 किलोमीटर लंबाई है। कुमायूं हिमालय की बात करें तो शक जो है यानी सतलज और काली नदी के मध्य है, 3,200 किलोमीटर, नहीं नहीं 320 किलोमीटर, सॉरी। फिर हम नेपाल हिमालय की बात करें तो काली एवं तीस्ता नदी के मध्य है, तो ये 800 किलोमीटर है। वहीं हम असम हिमालय की बात करें तो तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है, इसकी बात करें तो ये 720 किलोमीटर है। नेक्स्ट की बात करें भारत की प्रमुख घाटियों की, तो भारत की प्रमुख घाटियों में घाटी और उनकी अवस्थिति यानी कहाँ स्थित है, तो नुब्रा और मरखा जो है वो लद्दाख में। नुब्रा काफी बार पूछ दिया जाता है, मरखा भी, ये कहाँ पर है? लद्दाख में। नेक्स्ट की बात करें कुल्लू कांगड़ा चंबा संगला लाहौल स्पीति और पिन वैली, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू कांगड़ा चंबा सांगला लाहौल स्पीति पिन वैली, दो चार बार इसे आप पढ़ेंगे तो ये खुद आपको याद हो जाएंगे। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, याद रखिएगा हमेशा कि जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे आपके अधरों पर वो चीजें समा जाएंगी। कि आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि नुब्रा जो है वो घाटी कहाँ पर है, तो आपने रट रहा होगा लद्दाख लद्दाख, तो आपसे कोई बोलेगा नहीं, तब भी आपके मुंह से निकल जाएगा लद्दाख, क्योंकि आपने रिवीजन इतना किया है चीजों का। तो जितना ज्यादा आपका रिवीजन होगा उतनी ही सफलता आपकी शानदार होगी। नेक्स्ट की बात करें नेलांग और फूलों की घाटी। फूलों की घाटी हर कोई जानता है, उत्तराखंड नेलांग आप याद कर लीजिएगा। यूथांग की बात करें
तो ये सिक्किम में है। नेवरा की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ती है और कहाँ पर? दार्जिलिंग में, नेवरा घाटी। नेक्स्ट की बात करें शांत घाटी। शांत घाटी आपकी केरल में पड़ती है और इसे शांत घाटी कहने का एक रीजन भी है कि हमारे उत्तर प्रदेश या कहीं पे भी देखेंगे, कहीं जंगल में भी चले जाएंगे तो वहां झींगुर पाए जाते हैं। झींगुर जिन्हें क्रिकेट भी बोलते हैं, तो वो जो होते हैं जैसे ही शाम ढलती है या बिल्कुल सन्नाटा हो जाता तो उसमें वो आवाज करते हैं झींगुर। लेकिन शांत घाटी में यही झींगुर नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसलिए बोल देते हैं इसे शांत घाटी। नेक्स्ट की बात करें जुकू, तो जुकू घाटी कहाँ है? नागालैंड में। चुम्बी जो है ये कहाँ पड़ती है? सिक्किम में। भारत, भूटान एवं चीन के मिलन बिंदु पर ये स्थित है, चुम्बी घाटी। बराक घाटी की बात करें तो ये कहाँ है? असम में। और आरकू ये विशाखापत्तनम में है। दोस्तों यहाँ पर सारा समावेश किया गया है, चाहे दर्रे ले लें, चाहे पर्वत ले लें, चाहे घाटियां ले लें, सारा जितना भी संपूर्ण भूगोल भूगोल है, जितनी आपको जरूरत है पढ़ने को, तो आप 500 पेज की पुस्तक भी पढ़ लीजिए, वो भी आपकी कमी पड़ेगी एग्जाम में। तो एग्जाम टाइम में ऐसा रिलेवेंट चीज पढ़िए जो थोड़ा पढ़ें और आपका असर ज्यादा हो सके। तो ये वही आपके लिए दवा है कि यहाँ से आप थोड़ा रिवीजन करेंगे लेकिन मिलेगा यहाँ से बहुत ज्यादा। तो नेक्स्ट की बात करें भारत के प्रमुख हिमनद की, तो सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के हिमनदों की बात करेंगे। तो हिमनद जो होते हैं, हिम हिम का मतलब होता है बर्फ, तो जो ग्लेशियर्स होते हैं जहाँ बर्फ जमी होती है उन्हीं को बोल देते हैं हिमनद। तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है बड़ा सीगरी और छोटा सीगरी और सोना पानी, ये कहाँ के हिमनद हैं? हिमाचल प्रदेश के। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम और पिंडारी, ये चार जो हैं ये उत्तराखंड के हैं। सिक्किम की बात करें तो जम्मू है और लद्दाख की बात करें तो सियाचिन है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद की बात करें तो सियाचिनी है। नेक्स्ट की बात करें प्रमुख दर्रे, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो दर्रों से भी क्वेश्चन रहते हैं। तो काराकोरम, खारदुंगला, जोजिला, चांगला, ये कहाँ पड़ते हैं? लद्दाख में। और पीर पंजाल, बनी और बुर्जिल, ये कहाँ पर पड़ते हैं? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल ये कहाँ पड़ते हैं? जम्मू कश्मीर। सिपकिला, वाड़ालाचा, रोहतांग, यांगजी दीवान और डेवसा, ये कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। माना नीति लिपुलेख मुलिंगला, माना नीति लिपुलेख मुलिंगला, ये कहाँ पड़ते हैं? अरुणाचल उत्तराखंड में। नाथुला और जेलेपला की बात करें तो ये सिक्किम में पड़ते हैं। बोमडीला, दिफू, सेला, यांगयाप और पांगसाड़, ये कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट की बात करें तुजू की, तो ये मणिपुर में है। थालघाट और भोरघाट ये महाराष्ट्र के हैं, पश्चिमी घाट में पड़ते हैं। पाल घाट की बात करें तो केरल, पश्चिमी घाट में ये पड़ते हैं। अब उत्तर भारत के मैदान की हम बात करें, उत्तर भारत के मैदान की, तो भारत का उत्तरी मैदान जो है नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से निर्मित है। और जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई कितनी है? 1000 से 2000 मीटर है। विस्तार लगभग कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार है। लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर तक उत्तरी भारत के मैदान की। और चौड़ाई की बात करें तो 150 से 300 किलोमीटर तक है। इसका दक्षिण में विभाजन, उत्तर से दक्षिण विभाजन करेंगे तो उत्तर में सबसे आएगा भाबर, फिर तराई आता है, फिर जलोढ़ भूमि आता है। और अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र ये होता है उत्तर भारत का मैदान, और सघन जनसंख्या क्षेत्र भी यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट की बात करें भाबर क्षेत्र, तो भाबर क्षेत्र जो होता है शिवालिक हिमालय की दक्षिणी ढाल पर है। ये कृषि योग्य नहीं है, क्योंकि भाबर जो होता है जहाँ पर नदियां फंस जाती हैं आके, ये कह सकते हैं। कभी कभी नदियां इस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं, तो इसी को बोल देते हैं भाबर। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में ये समाया हुआ है। नदियों द्वारा लाए गए गुटिका निक्षेप, यानी जो कंकड़ डेले वगैरह जो नदियां लाती हैं, वही जो होता है उनके द्वारा ये निर्मित होते हैं। अब ये ऊपर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी नदी नीचे से निकलने लगती है, तो यही बोल देते हैं भाबर प्रदेश। और भाबर प्रदेश जो होता है वो कृषि योग्य नहीं होता है। अब वही हम तराई क्षेत्र की बात करें तो तराई क्षेत्र में जो है भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पड़ता है। भाबर के दक्षिण में कौन सा पड़ेगा? तो भाबर के दक्षिण में जो पड़ेगा वो तराई क्षेत्र पड़ेगा।
इसकी चौड़ाई की बात करें तो 10 से 20 किलोमीटर तक है। ये भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियों द्वारा यहाँ पर प्रकट होती हैं। अब जैसे कंकड़ पत्थर जो है नीचे से नदियां बहने लगी, अब जहां पर प्रकट होगी तो उसी को बोल देंगे तराई। ये नम और दलदली क्षेत्र होता है। जंगली एवं वन्य प्राणी क्षेत्र के लिए ये तराई क्षेत्र फेमस होता है। अब नेक्स्ट की बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, और पूर्व में बात करें तो राजमहल पहाड़ियां, पश्चिम में गिर पहाड़ियां जो गुजरात में है, और दक्षिण में इलायची या कार्डमम पहाड़ियां जो है। पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से यह निर्मित है। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग गोंडवाना भूमि का भाग है। ढलान की बात करें तो ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है प्रायद्वीपीय पठार की। और नेक्स्ट इसका विभाजन जो है मध्य उच्च भूभाग नर्मदा के उत्तर में, और दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में, और उत्तर पूर्वी पठार जो है नर्मदा उत्तर पूर्वी पठार है। नेक्स्ट की बात करें पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में काली मिट्टी का विस्तार है। अनेक पठारों एवं पहाड़ियों से निर्मित है। ये त्रिकोण आकृति है, ये जैसे है तो यही तो पठार है। तो ये देखिए ये क्या बन रहा है, एक प्रकार का त्रिकोण बन रहा है, तो इसी को बोल देते हैं हम त्रिकोणीय आकृति है। ऊंचाई की बात करें तो 600 से 900 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। अब मध्य उच्च भाग की बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र आता है बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र, इसी को मध्य उच्च भूभाग बोलते हैं। तो ये नर्मदा नदी के उत्तर में है और दक्कन पठार की उत्तरी सीमा पर अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण जो हैं इसमें पाए जाते हैं। ऊंचाई की बात करें तो 700 से 1000 मीटर तक है। ढाल की बात करें तो पश्चिमी ढाल पश्चिम से पूर्व दिशा में है, पश्चिम में चौड़ा एवं पूर्व में संकीर्ण है। अधिकांश विस्तार मालवा पठार क्षेत्र में है। पूर्वी भाग में बुंदेलखंड बघेलखंड स्थित है। पूर्वी विस्तार जो है राजमहल की पहाड़ियों एवं छोटा नागपुर तक ये फैला हुआ है। पश्चिमी सीमा की बात करें तो अरावली पर्वत तक है, और दक्षिणी सीमा की बात करें तो सतपुड़ा पर्वत तक है। उत्तरी विस्तार की बात करें तो विंध्य पर्वत श्रृंखला तक ही है। नेक्स्ट हम बात करें बुंदेलखंड पठार की, तो ये उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में पड़ता है। बुंदेलखंड पठार अर्ध शुष्क जलवायु यहाँ पाई जाती है। लहरदार क्षेत्र कृषि योग्य ये नहीं है। सघन अपर्दित क्षेत्र है ये। ग्रेनाइट एवं नीस से निर्मित है बघेलखंड बुंदेलखंड पठार। अब बघेलखंड की बात करें तो ये उत्तर में सोन नदी मैकाल श्रेणी के उत्तर में ये है, और उत्तर प्रदेश जो है झांसी एवं मध्य प्रदेश में ये पड़ता है बघेलखंड का पठार। ग्रेनाइट चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर से ये निर्मित है। इसके उत्तर में जो बघेलखंड के पठार के उत्तर में कौन सी नदी है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखिएगा सोन नदी। नेक्स्ट की बात करें छोटा नागपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो छोटा नागपुर जो है उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों पर इसका विस्तार है। गोंडवाना चट्टान से निर्मित है। उत्तर पश्चिम में सोन नदी यहाँ से बहती है। अब इसके विस्तार की बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों में इसका विस्तार है। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार पाया जाता है। अन्य नाम की बात करें छोटा नागपुर पठार के अन्य नाम भी पूछ दिए जाते हैं, तो इसी को रूर या पाटभूमि भी बोलते हैं। खनिज समृद्ध क्षेत्र है ये लोहा और कोयला के लिए। दामोदर स्वर्ण रेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर नदियों का प्रवाह जो होता है वो इसी क्षेत्र से होता है, छोटा नागपुर से। नेक्स्ट की बात करें दक्कन के पठार की, तो उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल एवं महादेव पहाड़ियां, उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल एवं महादेव पहाड़ियां। दक्कन का पठार बेसाल्ट लावा के अपर्दन एवं अपक्षय से निर्मित है। पूर्व एवं पूर्वी घाट जो है वो दक्कन के पठार से निर्मित है। पश्चिम में पश्चिमी घाट जो है वो आपका दक्कन के पठार से निर्मित, दक्कन के पठारी बोल देते हैं इसे। पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु जो है वो नीलगिरी पहाड़ियां हैं, वो दक्कन का पठार का ही भाग है। नेक्स्ट की बात करें पश्चिमी घाट की, तो ये सतत श्रृंखला है पश्चिमी घाट। अब जैसे ये इधर का ये हिस्सा ये पूर्वी घाट हो गया, और ये आपका ये पश्चिमी घाट हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तो ये आपका पश्चिमी घाट है। तो ये एक सतत श्रृंखला है।
पर्वतीय वर्षा यहाँ पर होती है, पर्वतीय वर्षा। अन्य नाम पश्चिमी घाट का याद रखना, बिल्कुल सह्याद्री बोलते हैं पश्चिमी घाट को, इस वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, सह्याद्री बोल देते हैं। दक्कन पठार के पश्चिम में ये है। औसत ऊंचाई की बात करें तो 1500 मीटर और पूर्वी घाट में अधिक है। दक्षिण में अधिक ऊंचा है ये। और सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अनाईमुडी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी। ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर है। और किस पर्वतमाला पर है, तो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर है। अब नेक्स्ट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो डोडा बेटा है, तो 2637 मीटर, ये नीलगिरी पहाड़ी की है। ये क्वेश्चन बच्चों, ये डिफरेंस याद रखना, वो अन्नामलाई की अगर पूछे तो अनाईमुडी सबसे ऊंची होगी, और नीलगिरी की अगर पूछे तो डोडा बेटा होगी। ये याद रखिएगा। पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता था कि दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी। अब पूछता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बहुत से बच्चे अनाई अनाई मुडी लगा आते हैं। तो अनामी मुडी जो है वो अनामलाई की है, और डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी की है। ये डिफरेंस याद रखिएगा बहुत अच्छे से। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का क्या है, उद्गम स्थल है ये पश्चिमी घाट। प्रमुख दर्रों की बात करें तो थाल घाट, भोर घाट। भोर घाट महाराष्ट्र में है। थाल घाट एवं भोर घाट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। पाल घाट जो पड़ता है वो केरल में पड़ता है। अब पूर्वी घाट की बात करें तो औसत ऊंचाई 600 मीटर है पूर्वी घाट की। ये आपका जो हिस्सा आता है, अब ये पूर्वी घाट है। ये सतत, पश्चिमी घाट जो थी वो सतत श्रृंखला थी। पूर्वी घाट जो है विखंडित यानी खंडित श्रृंखला है। नदियों द्वारा इन्हें खंड खंड कर दिया गया है, तो ये सतत श्रृंखला नहीं है। विस्तार की बात करें तो महानदी से नीलगिरी तक है। दक्षिण पश्चिम में सेबराय एवं जावेदी की पहाड़ियां हैं। जावेदी की पहाड़ियां भी बोल देते हैं। सबसे ऊंचे शिखर की बात करें तो महेंद्रगिरी है, 1500। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो महेंद्रगिरी। और पश्चिमी घाट की बात की थी तो अनाईमुडी था, 1501 मीटर। अब नेक्स्ट उत्तर पूर्वी पठार, जिसे मेघालय का पठार बोलते हैं, इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है कोयला, लोहा, चूना, पत्थर आदि खनिज पदार्थों के भंडार पाए जाते हैं। और जो है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तारित भाग है, जो काफी बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, मेघालय का पठार जो है वो क्या है, तो प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तारित भाग है। ये टूट कर उधर चला गया था, तो इस कारण जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तारित भाग है। नेक्स्ट की बात करें, पश्चिम बंगाल के मालदा गैप, राजमहल पहाड़ियों एवं मेघालय पठार के बीच अवस्थित होने के कारण यह अलग हुआ। अन्य नाम की बात करें तो कार्बी एंगलोंग पठार या एवं उत्तर कचार पहाड़ी भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, गारो खासी पहाड़ियां जो है ये कहाँ पड़ती हैं, मेघालय में, और ये इसी उत्तर पूर्वी पठार का भाग है। अति अपर्दित क्षेत्र है, यहाँ वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ अपर्दन भी आपका पर्वतों का बहुत ज्यादा होता है। अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पर होती है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, तो 3 स्टार ये है, इसे याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 100% मैं दावे के साथ ये चीज कह सकता हूँ। अब नेक्स्ट की बात करें, अरावली पर्वत श्रेणी की, तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला एवं विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। विस्तार की बात करें तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एवं 3 राज्यों में और एक यूटी में, तो इस प्रकार 4 जगह इसका विस्तार है। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो 1722 मीटर है गुरु शिखर। और ये अवशिष्ट पर्वत है, मतलब इसके अवशेष रह गए हैं, ये इसका अपर्दन होने में लगा हुआ है, तो इसके कारण इसे कह सकते हैं अवशिष्ट पर्वत है। अब सतपुड़ा पर्वत की बात करें तो उत्तर में नर्मदा नदी, ये आपका मान लीजिए नर्मदा नदी है। और दक्षिण में ताप्ती नदी, ये आपका ताप्ती नदी है। इसके बीच में जो है वो आपका सतपुड़ा पर्वत है। विस्तार की बात करें तो महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में है। सर्वोच्च चोटी की बात करें सतपुड़ा की तो धूपगढ़ है, ये मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में पड़ती है। बताइए बच्चों, मजा आ रहा है पढ़ने में? एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे।
अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा लाइक करते चलिए और सब्सक्राइब भी करते चलिए, अपने मित्रों को भी शेयर करते चलिए। अब नेक्स्ट की बात करें नीलगिरी पहाड़ियों की, तो पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के ये मिलन बिंदु हैं। विस्तार की बात करें तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन 3 राज्यों में इसका विस्तार है नीलगिरी पहाड़ियों का। और ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। ये भी क्वेश्चन आपका पीसीएस में काफी बार पूछा गया है, विस्तार भी पूछा गया है। सबसे ऊंची चोटी अभी ऊपर बताई था, डोडा बेट्टा है, 2637 मीटर है। कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भारतीय मरुस्थल की, तो भारतीय मरुस्थल जो है मेसोजोइक युग में समुद्र का हिस्सा था ये, यानी यहाँ पर अवशेष मिले हैं जब इसमें यहाँ पर रिसर्च वगैरह हुई है भारतीय मरुस्थल की, तो ये समुद्र का हिस्सा था मेसोजोइक में। अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में ये फैला हुआ है। यह रेतीले टीले एवं बरखान पाए जाते हैं। 150 मीटर से कम वर्षा यहाँ होती है। शुष्क जलवायु क्षेत्र है। बहुत कम वनस्पति होती है। अत्यधिक बाष्पीकरण होता है। नदियां अल्पकालिक और कुछ नदियां मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो लूनी है। और ढाल के आधार पर विभाजन करें तो उत्तरी भाग जो है वो सिंध की ओर ढाल है और दक्षिणी भाग की बात करें तो कच्छ के रन की ओर ढाल है। नेक्स्ट की बात करें पश्चिम तटीय मैदान की, तो ये संकीर्ण पट्टी है एक प्रकार की। और इसके विभाजन की पश्चिम तटीय मैदान की बात करें तो कच्छ और काठियावाड़ तट ये गुजरात में पड़ता है, कोकण तट ये महाराष्ट्र में, और गोवा तट फिर मालाबार तट ये केरल में पड़ता है। विस्तार की बात करें तो गुजरात तट से केरल तट तक जितना भी पड़ रहा है, गुजरात से केरल यानी महाराष्ट्र भी पड़ रहा है और कर्नाटक भी पड़ रहा है, ये सभी आपके पश्चिम तटीय मैदान के ही भाग आते हैं। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल है ये पश्चिमी तटीय बंदरगाह, नहीं पश्चिमी तटीय मैदान जो है। और मध्य में संकीर्ण एवं उत्तर दक्षिण में ये चौड़ा है। तटीय मैदान पश्चिम तटीय हो गया। पूर्वी तटीय की बात करें तो पश्चिमी तटीय तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है, यानी पश्चिमी तटीय के मैदान की अपेक्षा में पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़े हैं। पत्तनों की संख्या कम है। विभाजन की बात करें तो उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार तट जो है उड़ीसा के पार्ट में आता है और कोरोमंडल जो आपका तमिलनाडु का जो क्षेत्र है ये आ जाता है। यहाँ की नदियों द्वारा विशाल डेल्टा का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें भारतीय तट रेखा की, तो विभाजन के आधार पर पूर्वी तट रेखा और पश्चिमी तट रेखा है। तट रेखा की कुल लंबाई की टोटल लंबाई की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर है। ये बढ़ गई है, अभी करंट का डाटा चेंज हुआ है थोड़ा, तो वो डाटा भी आप देख लीजिएगा। और मुख्य भूमि की, और ये डाटा भी याद रखिएगा, मुख्य भूमि की तटरेखा की बात करें तो 5422.6 किलोमीटर है। और द्वीपीय की बात करें जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो ये दोनों मिलाकर 2094 किलोमीटर है। अब तटरेखा से लगे राज्यों की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। तो 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक और केरल। ये कौन से हैं? ये पश्चिमी तट के हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। फिर आपके पूर्वी तट की बात करें तो 4 आपके गुजरात इधर के हो गए, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, और 4 आपके इधर के हो गए। तो 9 राज्य ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये 5 जो हैं पश्चिम तट की ओर लगे हुए हैं और 4 जो हैं पूर्व तट की ओर, मुख्य भूमि की अगर बात करें। और फिर जो 2 आपके लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार हो गए, वो तो तट में, वो तो तटीय रेखा में मुख्य भूमि के नहीं आ रहे हैं, तो उस पर वो होगा। और सबसे छोटी जो तट रेखा है वो पुदुचेरी, और राज्यों में बात करें तो गोवा की है। और सबसे अधिक लंबी तटरेखा की बात करें तो गुजरात की है। तटरेखा से लगे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है तटरेखा से लगे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कितने हैं? 1 2 3 और 4 जो हैं यूटी से लगे तटरेखाएं हैं।
और 9 जो हैं वो राज्यों से लगी हैं। तो 9 4 13 अगर टोटल पूछा जाए तो 13 हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह पे आते हैं। ये कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह, ये देखिए ये मैप है। ये आपका यहाँ पर जो ये द्वीप आते हैं, यही आपका क्या है? ये लक्षद्वीप हैं। अब इनकी अवस्थिति की बात करें तो ये केरल तट से 280 से 400 किलोमीटर दूर है। 280 से 480 किलोमीटर दूर है और कहाँ पड़ते हैं? अरब सागर में। इनके पूर्व नाम की बात करें तो लंका द्वीप, मिनिकाय और अमीनी द्वीप भी इन्हीं द्वीपों को बोलते थे। विभाजन की बात करें तो अमीनी द्वीप जो है वो सबसे उत्तर में है, लंका द्वीप और मिनिकॉय द्वीप ये सबसे दक्षिण में है। अब इसका लक्षद्वीप का वर्तमान नाम जो है वो लक्षद्वीप है। 1973 से ये नाम रख दिया गया था। प्रवाल निक्षेप से ये निर्मित है। क्षेत्रफल की बात करें तो 32 वर्ग किलोमीटर है और द्वीपों की संख्या की बात करें यहाँ पर तो 36 द्वीप है और उसकी राजधानी की बात करें तो कवारत्ती है। सबसे बड़ा द्वीप एडरोट द्वीप है। अब यहाँ पर जो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय व मालदीव के मध्य है और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व लंका द्वीप के मध्य है। तो ये चैनल भी बहुत पूछ दिए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। आप देख के भी एहसास हो रहा होगा कि यहाँ से आपको कितने क्वेश्चन मिलने की संभावना है। बहुत ज्यादा मात्रा में आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार इस वीडियो को देखिए, फास्ट करके देखिए, बस इन चीजों को रट डालिए बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम में आपके समय नहीं है। 1 से 2 महीने का आपका समय बचा है। पेट का एग्जाम भी आपका निकट है, उसके लिए भी ये श्रृंखला आपके लिए बहुत रामबाण दवा का काम करेगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो ये जो है, इसमें द्वीपों की संख्या की बात करें तो 550 है। अराकान योमा श्रृंखला का दक्षिणी भाग है। अब अंडमान का विभाजन की बात करें तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, इनमें विभाजन का किया गया है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास है। कहाँ पर डंकन पास है? तो डंकन पास याद रखिए, अंडमान निकोबार में पड़ता है। और कहाँ पर पड़ता है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में पड़ता है। 8 डिग्री 9 डिग्री हो गया, तब 10 डिग्री आता, तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से ये अलग करता है। निकोबार द्वीप समूह के विभाजन की बात करें तो कार निकोबार और ग्रेट निकोबार है आते हैं। ज्वालामुखी द्वीप की बात करें तो बैरन द्वीप, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सक्रिय है। जो बैर रखता है वो क्या रखता है? हमेशा सक्रिय होता है, इसे याद कर लीजिएगा। जो आपसे बैर रखेगा तो वो आपका ही चिंतन हमेशा करता रहेगा, तो क्या रहेगा? वो सक्रिय रहेगा। तो बैरन द्वीप से हमेशा क्या है? सक्रिय है। और नारकोंडम जो कोंड की तरह रहेगा, नार कोंडम तो शांत है। नारकोंडम शांत है और बैरन बैर रखे हुए तो सक्रिय है। बलुआ पत्थर से निर्मित, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सैल से ये निर्मित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो माउंट थूलियर है, 642 मीटर। राजधानी की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर है। ये कहाँ पर पड़ती है पोर्ट ब्लेयर? दक्षिणी अंडमान में पड़ती है। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो सेंट्रल पीक है। ये कहाँ पड़ती है? 732 मीटर है, उत्तरी अंडमान में ये पड़ती है। नेक्स्ट की बात करें अपवाह तंत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में रहते हैं नदियों से। तो अपवाह तंत्र पर अब बात करेंगे। तो अपवाह क्या होता है पहले हम ये जानेंगे। ड्रेनेज तो निश्चित वाहिकाओं जैसे नदी हुए, नाले हुए आदि के माध्यम से जो हो रहे जल प्रवाह को क्या कहते हैं? अपवाह बोलते हैं। अब अपवाह तंत्र क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम, वाहिकाओं के जाल, जैसे ये आपका गंगा नदी है, इसमें बहुत सी नदियां आकर इधर से भी मिल रही हैं, उत्तर से भी और दक्षिण से भी, दाएं से भी और बाएं से भी। तो यही क्या हो गया? एक प्रकार का जाल निर्मित हो रहा है। तो यही वाहिकाओं के जाल को क्या बोल देते थे? अपवाह तंत्र बोलते हैं। जैसे हमारा जो है कंकाल तंत्र बोलते हैं। तो कंकाल, अलग अलग प्रकार की हड्डियां मिलकर क्या हुई? एक प्रकार का जाल निर्मित कर दिया। तो जाल निर्मित कर दिया, उसी को क्या बोल दिया? कंकाल तंत्र बोल दिया। तो उसी प्रकार ये अपवाह तंत्र है। अब अपवाह तंत्र दो प्रकार का है, एक हिमालयी अपवाह तंत्र है और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है। तो पहले हम बात करेंगे हिमालयी अपवाह तंत्र की। तो हिमालयी अपवाह तंत्र में 3 मुख्य हैं, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की। तो सिंधु नदी तंत्र में सबसे पहला आता है उद्गम।
सिंधु का जो उद्गम होता है कैलाश पर्वत के बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। कुल लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर है। भारत में जो है 1114 किलोमीटर है। यह भारत में हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। यह भारत में हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। तिब्बत में इसका नाम क्या है? तिब्बत में इसका नाम जो है सिंगी खम्बान या शेरमुख पड़ बोलते हैं इसे। दाएं तट की सहायक नदियां गिलगित, श्योक और काबुल। याद रखिएगा, गिलगित, श्योक, काबुल दाएं तट की सहायक है। और बाएं तट की सहायक नदियां कौन सी हैं? पंचनद। अब पंचनद में कौन कौन सी आती हैं? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। अब उसके अलावा एक और है, वो जास्कर है। तो यह कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। तो ये अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट की बात करें झेलम नदी की, तो प्रमुख तटीय शहर जो है श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसके उद्गम स्थल की बात करें तो पीर पंजाल श्रेणी के बैरीनाग झरने से इसका उद्गम होता है। झेलम नदी की सहायक नदी की बात करें तो किशन गंगा जो है झेलम नदी की सहायक नदी है। और चेनाब नदी जो है से इसका संगम होता है। नेक्स्ट की बात करें चेनाब नदी की, तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। 3 स्टार लगा के रखिएगा, याद रखिएगा इसे। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चेनाब है। उद्गम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के चंद्रा और भागा के मिलने से जो है इसका उद्गम होता है। भारत में लंबाई जो है 1180 किलोमीटर है। अन्नाम की बात करें तो चंद्रभागा है। चंद्र और भागा के मिलने से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट की बात करें रावी नदी की, तो उद्गम कहां से होता है, कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है ये। और चेनाब नदी से संगम करती है ये रावी नदी। हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में ये बहती है रावी नदी, हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में। नेक्स्ट की बात करें ब्यास नदी की, तो ब्यास में जो है उद्गम की बात करें तो रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से जो है ब्यास नदी का उद्गम होता है, निकलती है ये। कुल्लू घाटी में ये बहती है, कुल्लू घाटी से बहती है। और हरिके के पास सतलुज में मिल जाती है, यानी सतलुज से इसका संगम होता है। नेक्स्ट की बात करें सतलुज की, तो तिब्बत में नाम इसका क्या है? लांगचेन खंबाब। लांगचेन खंबाब तिब्बत में बोला जाता है सतलज नदी को। इसके उद्गम की बात करें तो मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से इसका उद्गम होता है। पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है ये सतलज नदी। अब नेक्स्ट की बात करें सिपकिला के पास भारत में ये प्रवेश करती है सतलज नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट गंगा नदी तंत्र आता है। तो गंगा नदी तंत्र कैसा तंत्र है? पूर्ववर्ती अफवाह, यानी पूर्व की ओर बहती हुई जाती है। तो पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। और भारत के सबसे बड़े अफवाह तंत्र का निर्माण करती है गंगा नदी तंत्र। उद्गम की बात करें तो उत्तराखंड के गौमुख के पास गंगोत्री हिमनद से ये निकलती है। प्रारंभ में इसका नाम क्या होता है? भगीरथी। देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलने के बाद ये क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी जब दोनों मिलती हैं तो क्या कहलाती है? गंगा। हरिद्वार में मैदानी भाग में सबसे पहले ये प्रवेश करती हैं। गंगा की टोटल लंबाई की बात करें तो 25-25 मीटर है, यानी 2525 मीटर। और भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो गंगा नदी है। बाएं तट की सहायक नदियां की बात करें तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी तथा महानंदा है। दाएं तट की सहायक नदियों की बात करें तो यमुना, सोन है। और बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिरती है। अन्य नाम की बात करें तो पद्मा और मेघना जो है इसी गंगा को बोला जाता है। पंच प्रयाग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदियां आती हैं? तो ये एक याद रखिएगा, अलकनंदा सभी में है। अलकनंदा सभी में है। अब विष्णु प्रयाग, तो विष्णु को धोती हैं कौन? लक्ष्मी जी। तो धोती से याद कर लीजिए धौली। तो अलकनंदा सभी में है, ये याद रखिएगा। अलकनंदा आपको याद बना रहेगा। अब विष्णु को धोती हैं तो धोती से हो जाएगा धौली गंगा। ठीक है। अलकनंदा धौली गंगा मिलकर क्या बनाती है? विष्णु प्रयाग। नंद प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा तो है ही, अब नंद से हो जाएगा नंदाकिनी।
तो अलकनंदा और नंदाकिनी मिलकर क्या हो जाएंगी, नंदप्रयाग बनाएंगी। कर्णप्रयाग से अलकनंदा, और ये डा यहाँ पर भी आता है और कर्ण यहाँ पर भी आ रहा है, ड़ा यहाँ पर भी आ रहा है। तो पिंडार, ये देखिए पिंडार, ड़ा ड़ा नाम से थोड़ा पकड़ लीजिएगा। तो अलकनंदा और पिंडार मिलकर क्या बनाएंगे, कर्णप्रयाग। मंदाकिनी, जब रुद्र रूप रखते हैं शिवजी तो सब लोग क्या हो जाते हैं, मंद हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं। तो मंद से हो जाएगा मंदाकिनी। तो रुद्र रूप जब रखा तो मंद हो गए सभी, ऐसे याद कर लीजिए, रुद्र रूप रखा तो सभी क्या हो गए, मंद। तो अलकनंदा से क्या हो जाएगा, मंदाकिनी। ये ट्रिकें होती हैं याद करने की, ये आप भी बना सकते हैं बहुत अच्छी तरीके हो। ये जल्दी आप जब एग्जाम में कंफ्यूजन की जब ट्रिक से आपने लर्न किया होगा तो कंफ्यूजन की स्थिति बहुत कम रह जाती है और आपको लंबे समय तक वो चीजें याद बनी रहती हैं। देवप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा तो सभी में है। अब जब गंगा जी को भगीरथ ने प्रकट किया तो क्या बन गए, एक प्रकार से देवता बन गए भगीरथ। तो ऐसे हो जाएगा देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भगीरथ के मिलने से बनता है। अब हम यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यमुनोत्री हिमनद से बंदर पूंछ श्रेणी से होता है। अब दाएं तट से कौन सी नदियां मिलती हैं, दाएं तट की सहायक नदियों की बात करें तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। बाएं तट की सहायक नदियों की बात करें तो हिंडन, रिंद, सेंगर और बरुणा है। और गंगा की सबसे पश्चिमी एवं सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो यमुना है। चंबल नदी की बात करें, उद्गम स्थल तो जनापावा पहाड़ी विंध्य श्रेणी से निकलती है। जनापाव पहाड़ी विंध्य श्रेणी से निकलती है, खड्डों का निर्माण करती है। उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना में ये विलीन हो जाती है चंबल नदी। और सबसे ज्यादा घड़ियाल जो है वो चंबल में ही पाए जाते हैं। गंडक नदी की बात करें तो इसका उद्गम जो है वो नेपाल हिमालय से होता है और पटना के निकट ये सोनपुर में गंगा से मिल जाती है गंडक नदी। नेक्स्ट की बात करें घाघरा नदी की तो घाघरा जो है उद्गम स्थल कहाँ कहाँ से निकलती है, तो मापचा, चुंगो, हिमनद से निकलती है, मापचा, चुंगो, हिमनद से। अब बिहार के छपरा में जो है घाघरा नदी गंगा में मिल जाती है तो गंगा से संगम करती है। सहायक नदियों की बात करें घाघरा की तो ये तिला, सेती, बेरी और शारदा जो नदियां हैं वो घाघरा की सहायक नदियां हैं। उद्गम स्थल की बात करें तो माउंट एवरेस्ट के उत्तर से निकलती है कोसी नदी। अब बिहार में इसी को शोक कहा जाता है क्योंकि ये बाढ़ लाती है, बिहार में बहुत तगड़ी बाढ़। अब बिहार के भागलपुर में ये गंगा से मिल जाती है। पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है और मार्ग बदलने के लिए ये कुख्यात नदी कही जाती है, मार्ग बदलने के लिए बहुत फेमस है और ये बाढ़ भी लाती है और बहुत तबाही मचाती है बिहार में, जैसे अभी वर्तमान में मचाए हुए है। रामगंगा नदी की बात करें तो उद्गम स्थल जो है गढ़वाल की पहाड़ियां हैं और कन्नौज के निकट ये गंगा में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में मैदानों में ये प्रवेश करती है रामगंगा। नेक्स्ट दामोदर नदी की बात करें तो उद्गम स्थल की बात करें तो छोटा नागपुर पठार है और भ्रंश घाटी में ये बहती है। बंगाल का शोक जो होता है वो दामोदर नदी को कहा जाता है और दामोदर नदी हुगली में मिल जाती है, हुगली में मिलन होता है दामोदर नदी का। और मुख्य सहायक नदी की बात करें दामोदर की तो बराकर नदी है। उद्गम स्थल कहाँ से होता है, छोटा नागपुर से। शारदा या सरयू नदी की बात करें तो उद्गम स्थल मिलान हिमनद से होता है, नेपाल हिमालय में। भारत नेपाल सीमा पर बहती है। अन्य नाम की बात करें तो काली या चाइक बोलते हैं, नेपाल में इसका नाम गौरी गंगा भी है। सोन नदी की बात करें तो उद्गम स्थल अमरकंटक के पठार से होता है। अमरकंटक पठार के उत्तरी किनारे पर जल प्रपातों का निर्माण ये करती है सोन नदी। और गंगा के दाएं तट की सहायक नदी है, गंगा के दाएं तट की सहायक नदी है। पटना के पश्चिम में आरा में गंगा से मिल जाती है। तो सोन नदी किसमें मिलती है, गंगा में। और कहां पर, आरा में मिलती है, पटना के पश्चिम में आरा से। आरा जगह है पटना, ये बिहार में पड़ता है। महानंदा की बात करें तो ये महानंदा उद्गम स्थल दार्जिलिंग पहाड़ियां हैं, गंगा के बाएं तट की ये सहायक नदी है और पश्चिम बंगाल में गंगा से संगम करती है ये।
नेक्स्ट की बात करें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम जो है ब्रह्मपुत्र नदी का चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है। ये चेमायुंगडुंग हिमनद जो है वो कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट है। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और आसाम में ये बहती है भारत में। बाएं तट की सहायक नदियों की बात करें तो दिबांग, सिंकाक भी इसी को बोलते हैं दिबांग को, लोहित, बूढ़ी, दिहांग और धनसिरी है। दाएं तट की सहायक नदियों की बात करें तो सुबनसिरी है, कामेंग है, मानस और संकोच है। अन्य नाम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है या सियांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसे जमुना बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत रहते हैं, याद रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से। अब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पद्मा से मिलती है। अब गंगा को जो बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, पद्मा बोला जाता है, तो ये पद्मा में मिल जाती है बांग्लादेश में। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा जो है सुंदरवन का निर्माण करते हैं। सुबनसिरी नदी जो है उद्गम कहाँ होता है, तिब्बत क्षेत्र से। अफवाह क्षेत्र जो है अरुणाचल, असम और पूर्ववर्ती नदी है ये। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की अब बात करें तो प्रमुख नदियां कौन सी हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं और अरब सागर में गिरने वाली। तो प्रमुख नदियां जो हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अरब सागर में नर्मदा, ताप्ती, माही, ये अरब सागर में गिरती हैं। अब निर्माण जो है बंगाल में खाड़ी में गिरने वाली डेल्टा का निर्माण करती हैं और जो अरब सागर में गिरती हैं वे एस्चुरी बनाती हैं ज्वारनदमुख। अब महानदी की हम बात कर लें तो उद्गम स्थल कहाँ से होता है, सिहावा पहाड़ी से। धमतरी छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अब दाएं तट की सहायक नदियों की बात करें तो जोंक है, ओंग है और तेल नदी। ये काफी बार तेल नदी काफी पूछा भी गया है, तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की। अब बाएं तट की सहायक नदियों की बात करें तो शिवनाथ, हसदेव, मंद और ईब हैं। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो दो स्टेट से होकर बहती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से। टोटल लंबाई की बात करें तो 851 किलोमीटर है। गोदावरी की बात करें तो इसे हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। उसका उद्गम जो होता है वो त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से होता है। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। बाएं तट की मुख्य सहायक नदियों की बात करें तो पेनगंगा, बेनगंगा, पेनगंगा, बेनगंगा बाएं तट से, और वर्धा, प्राणहिता, सबरी, इंद्रावती, ये बाएं तट की मुख्य सहायक नदियां हैं। टोटल लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ये। और दाएं तट की मुख्य सहायक नदियों की बात करें तो प्रवरा, मुला, पेड़बागू और मनेर सादृश्य प्रपात की रचना करती हैं ये। अब हम कृष्णा नदी की बात करें तो लंबाई की बात करें तो 1401 किलोमीटर, दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। बाएं तट की सहायक नदी जो है, सहायक नदियां जो हैं भीमा, मूसी और मुनेरी हैं। और दाएं तट की सहायक नदियां जो हैं कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा जो है वो दाएं तट की हैं। उद्गम स्थल की बात करें कृष्णा नदी का तो पश्चिम घाट में महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से निकलती हैं। कावेरी नदी की हम बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थल जो है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, कोगडू जिला जो है कर्नाटक है। बाएं तट की सहायक नदियां जो हैं हेमवती, सिमसा, अरकावती हैं। अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी है। जलप्रपात की बात करें तो शिल्प समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर है। और दाएं तट की सहायक नदियों की बात करें तो काबिनी, भावनी, भवानी और अमरावती हैं। टोटल लंबाई की बात करें तो 800 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी की, तो ये इसका उद्गम जो होता है अमरकंटक पठार से होता है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। ऐश्वरी का निर्माण करती है ज्वरनदमुख का। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है, नर्मदा करती है। और टोटल लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और अब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो नर्मदा है और पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी की बात करें तो ये 724 किलोमीटर है। उद्गम स्थल की बात करें तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से ये निकलती है। उपवाह क्षेत्र की बात करें तो महाराष्ट्र है।
मध्य प्रदेश, गुजरात। नेक्स्ट की बात करें, ज्वरनद मुख जो है एस्चुरी का ये निर्माण करती है, पश्चिम की ओर बहाव अरब सागर में गिरती है। अब नेक्स्ट की बात करें नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहरों की, तो गंगा के किनारे बहुत इंपॉर्टेंट शहर कौन से हैं, तो हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर और पटना जो हैं वो गंगा किनारे हैं। यमुना किनारे की बात करें तो नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा ये यमुना के किनारे हैं। कृष्णा के किनारे कौन सा है शहर, तो विजयवाड़ा है। और मूसी के किनारे कौन सा है, हैदराबाद। अभी आपको बताया था मूसी किसकी सहायक नदी है, ये आप बताइएगा कमेंट करके। गोदावरी की अगर बात करें तो गोदावरी नासिक, नांदेड़ और राजमुंदरी जो है वो गोदावरी नदी के किनारे हैं। रामगंगा के किनारे कौन सा शहर है, बरेली शहर। राप्ती, गोरखपुर 3 स्टार है। ताप्ती मत जान लीजिएगा, राप्ती है ये। राप्ती के किनारे कौन सा शहर है, गोरखपुर। सरयू किनारे अयोध्या, और आपका गोमती के किनारे लखनऊ। सिंधु के किनारे लेह जो शहर है वो सिंधु के किनारे है, नदी के किनारे। झेलम के नदी के किनारे श्रीनगर। सतलज के किनारे लुधियाना। साबर नदी के किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर है। ताप्ती के किनारे सूरत और बैतूल है। स्वर्ण नदी के किनारे जमशेदपुर है। महानदी के किनारे कटक और चंबल जो है और कोटा। नेक्स्ट की बात करें ब्रह्मपुत्र नदी किनारे गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ है। क्षिप्रा नदी किनारे उज्जैन। नर्मदा नदी किनारे जबलपुर है। नेक्स्ट की बात करें भारत के प्रमुख जलप्रपात की, तो जलप्रपात कौन सी नदी है और संबंधित राज्य कौन सा है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर है और कर्नाटक राज्य पड़ता है। धुआंधार जलप्रपात अभी बताया ही था, नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश में, जबलपुर जगह पर ये पड़ता है। दूध सागर मांडवी नदी गोवा और कर्नाटक की सीमा पर ये है दूध सागर जलप्रपात। कपिल धारा जलप्रपात और दुग्ध झाला जलप्रपात दोनों जो है वो नर्मदा नदी पर है। स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश है। चुलिया जलप्रपात, चा से चुलिया और चा से चंबल, और ये किस में पड़ता है, राजस्थान में। हुंडरू जलप्रपात ये किस पे पड़ता है, स्वर्ण रेखा पर, और किस राज्य में, झारखंड के रांची में ये पड़ता है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर पड़ता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में ये पड़ता है। जोग, और इसी को गरसोप्पा भी बोलते हैं, जोग या गरसोप्पा, ये शरावती नदी पर है और कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटक राज्य में। कुंचिकल जलप्रपात जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस नदी पर पड़ता है, कर्नाटक तो हर कोई जानता, नदी बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो वराही नदी पर पड़ता है कुंचिकल जलप्रपात, और कहाँ पर, कर्नाटक के शिमोगा में पड़ता है ये। नेक्स्ट की बात करें भारत की प्रमुख झीलों की, तो वेम्बनाड और अष्टमुडी झीलें किस राज्य से संबंधित हैं, केरल से। चिल्का जो है उड़ीसा से। बुलर जो है वो जम्मू कश्मीर। पुष्कर राजस्थान, अजमेर और सांबर जो है वो राजस्थान। लोकटक मणिपुर। कोलेरू आंध्र प्रदेश। पुलिकट जो है वो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। पेरियार केरल। चिल्का जो है वो उड़ीसा में, और डीडवाना राजस्थान में। ये सभी झीलें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आता है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर, और राज्य की बात करें तो गुजरात में है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर, और किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर और कर्नाटक राज्य में है। नागार्जुन सागर परियोजना, नांग को किसने बस में किया था, कृष्ण ने, तो कृष्णा नदी हो जाएगा। और कृष्ण ने नांग को अंधा कर दिया था एक प्रकार से, तो आंध्र प्रदेश, ऐसे याद कर लीजिएगा। हीराकुंड परियोजना, मैं पूरा वीडियो आपको ट्रिक से बहुत अच्छे से लर्न करा सकता हूँ अगर आप मुझे टाइम दें। आप बताइएगा, अगर ऐसे आपको लर्न ना हो रहा तो मैं ट्रिक से भी आपको चीजें सारी लर्न करा दूंगा। वैसे आप अपनी मेमोरी पावर ट्रिक पे भी आधारित रखिए और बार बार पढ़िए चीजों को, उससे भी आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। इडुक्की परियोजना जो है वो पेरियार नदी पर, कहाँ पर, केरल में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर, कहाँ, उत्तर प्रदेश में। और पोचमपाद परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर है, कहाँ पर, तेलंगाना में। रिहंद परियोजना जो है वो रिहंद नदी पर, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। टिहरी परियोजना भगीरथी पर है, उत्तराखंड में। और चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, दो स्टेट में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट की दोस्तों बात करें दक्षिण पश्चिम मानसून की, मानसून वर्षा की, तो दक्षिण पश्चिम जो है वो हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण करता है। अब दक्षिण पश्चिम मानसून जी कौन सा है, हिंद महासागर जो है, तो 1 जून से ये केरल में प्रारंभ होता है और
2 शाखाओं में ये बँट जाता है। ये जो है 2 शाखाओं में विभाजित होता है, एक बंगाल खाड़ी की शाखा और दूसरा है अरब सागर की शाखा में। और वर्षा जून से सितंबर तक होती है दक्षिण-पश्चिम मानसून से। और भारत की सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो दक्षिण-पश्चिम मानसून से ही होती है, लगभग 80% तक। नेक्स्ट की बात करें उत्तर-पूर्वी मानसून। उत्तर-पूर्वी मानसून वर्षा जो है, इसी को हम उत्तर-पूर्वी मानसून वर्षा को बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून। और ये बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करता है। नवंबर में तमिलनाडु में इसी से वर्षा होती है। नेक्स्ट की बात करें आम्र वर्षा जो है वो आम पकाने में सहायक होती है, आम्र वर्षा। और ये कर्नाटक व केरल में जो होती है आम्र वर्षा, ये 2 राज्यों में ज्यादा होती है। और मानसून पूर्व भी वर्षा इसे बोला जाता है, आम्र वर्षा को। ये सभी जितने भी पॉइंट हैं आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट हैं। बहुत कंसाइज करके ये दोस्तों नोट्स बनाया गया है, आप खुद देख रहे होंगे, चीजें बिल्कुल उतनी रिलेवेंट डाली गई हैं जितनी आपको एग्जाम में आपको जरूरत है। शीतकालीन वर्षा की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में ये होती है और भूमध्य सागरीय और पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये वर्षा होती है। नेक्स्ट की बात करें काल वैसाखी की, तो वैसाख महीने में असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाली वर्षा युक्त पवनें जो होती हैं उन्हीं को बोलते हैं काल वैसाखी। असम में इसे बारदोली छीड़ा भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चाय, पटसन व चावल की खेती के लिए ये काल वैसाखी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लू की बात करें तो शुष्क, गर्म व पीड़ादायक पवनें होती हैं, उन्हीं को लू बोलते हैं। उत्तर मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये पवनें होती हैं। दिल्ली व पटना के बीच तीव्रता इसमें अधिक होती है। फूलों वाली बौछार जो है वो कहवा के फूल खिलने में सहायक होती है। केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में ये होती है फूलों वाली बौछार। अब हम मिट्टियों की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहली है काली मिट्टी। इसी को अन्य नाम जो है रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी और ट्रॉपिकल चेरनोजम भी बोला जाता है। तो ये नाम भी अलग से याद रखिएगा, इसे क्या क्या बोला जाता है। इसका निर्माण जो है बेसाल्ट लावा के अपक्षय व एवं अपरदन से होता है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसे बोला जाता है। क्षेत्र की बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ये पाई जाती है। इसमें कमी किस चीज की होती है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैविक पदार्थों की कमी होती है। अधिकता जो होती है वो लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण निच्छालन से इसका निर्माण होता है। कर्म उर्वरता होती है इसमें। अधिकता किसकी होती है, तो लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की होती है। कमी किसकी होती है, तो नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम एवं जैविक पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है। क्षेत्र की बात करें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, मध्य प्रदेश एवं असम राज्यों में ये पाई जाती है। नेक्स्ट की बात करें जलोढ़ या दोमट मिट्टी की, तो देश के कुल क्षेत्रफल के 40% भाग पर इसका विस्तार होता है। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से इसका निर्माण होता है। इसमें सबसे ज्यादा पोटास पाया जाता है और सबसे ज्यादा कमी जो होती है वो फास्फोरस की होती है। उत्तरी मैदान भारत की नदी घाटियां जो होती हैं वो जलोढ़ या दोमट मिट्टी से ही निर्मित होती हैं। लाल और पीली मिट्टी की बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा मैदान के दक्षिण में जो है लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। महीन कण वाली स्वतः उर्वर भूमि जो होती है वो बोला जाता है। कमी जो होती है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की होती है। जल योजित होने पर ये पीली हो जाती है। जल योजित होने पर कैसी हो जाती है, पीली। नेक्स्ट की बात करें भारत की प्रमुख जनजातियों की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उत्तर प्रदेश में जो है वो थारू पाई जाती है। आपकी थारू, राजी, खरवार, बुक्सा, भोटिया, ये कहाँ पाई जाती हैं, थारू। उत्तर प्रदेश में थारू, राजी, खरवार, बुक्सा, भोटिया उत्तर प्रदेश में। असुर जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो बिहार में बीरहोर, खरिया, कोरबा, ये भी आपकी बिहार में ही पाई जाती है। झारखंड की उराव, हो, बीरहोर, खरवार, असुर, असुर आपका बिहार झारखंड दोनों ही पाई जाती है। बैगा, भूमिज, होंड और कोरबा जो है वो झारखंड में। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की जनजातियों की बात करें तो कोरबा, कमार, सहरिया, बैगा, बीरहोर जो है ये आपकी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं। राजस्थान की जनजातियों की बात करें तो मीणा,
भील, सहरिया, गरासिया, दमोर, पटेलिया, मंगानियर जो हैं वो राजस्थान की हैं। उत्तराखंड की बात करें तो भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा, राजी, तमिलनाडु, कोटा, इरूलर और पिनियन और टोडा जो है वो आपकी तमिलनाडु की हैं। ओडिशा की बात करें तो बीरहोर, जुगांग, बोडो और खरिया जो हैं वो ओडिशा की हैं। कर्नाटक की बात करें तो कुरुबा, कोरागा और जेनू जो हैं ये कर्नाटक की हैं। गुजरात की बात करें तो सिद्दी, कोतवालिया और कोलघा जो हैं वो गुजरात की हैं। पश्चिम बंगाल की टोटो, लोधा और बीरहोर जो हैं ये कहाँ की हैं? पश्चिम बंगाल की। और अंडमान और निकोबार की बात करें तो सोम्पेन, जारवा, सेंटनली, ओंगे, ग्रेट अंडमानी जो हैं वो अंडमान और निकोबार की जनजातियां हैं। अब भारत की प्रमुख जनजातियों के निवास क्षेत्र की बात करें तो भील जो है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में निवास करती हैं। गोंड की बात करें तो बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और कर्नाटक में निवास करती हैं। गद्दी की बात करें तो ये गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती हैं। और संथाल जो हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और त्रिपुरा में। मुंडा जो हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में निवास करती हैं। कोरबा की बात करें तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में ये निवास करती हैं। कोल की बात करें तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा में ये पाई जाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो भारत का विभाजन जो है कृषि 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में किया गया है। भारत का विभाजन 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में किया जाता है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिश्रित खेती क्या होती है? तो मिश्रित खेती जो है कृषि के साथ जब पशुपालन भी किया जाता है तो उसी को बोलते हैं मिश्रित खेती। अंतर फसली खेती, एक ही भूमि पर एक साथ दो फसलों का उगना क्या होता है? अंतर फसली कृषि होती है। एगमार्क जो है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के लिए एगमार्क दिया जाता है। भारत में झूमिंग कृषि के क्षेत्र जो हैं भारत में झूमिंग कृषि के क्षेत्रीय नाम, झूम जो होता है उत्तर पूर्वी भारत जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम बोला जाता है कृषि को। अब पामलू जो है मणिपुर में बोलते हैं। दीपा जो है इसी झूमिंग कृषि को दीपा बोला जाता है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। बेवर या दहिया जो है मध्य प्रदेश में बोला जाता है झूमिंग कृषि को। और पोडू या पेंडा जो है आंध्र प्रदेश में। पामाडावी या कोमान या बरिंगा ये ओडिशा में। कुमारी जो है पश्चिमी घाट में। बलारे या बलतरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। खिल जो है हिमालयन क्षेत्र में बोला जाता है। और कुरवा जो है वो झारखंड में। नेक्स्ट की बात करें विश्व में झूमिंग कृषि के क्षेत्रीय नाम की बात करें तो मिल्पा जो है वो मेक्सिको और मध्य अमेरिका में बोला जाता है। कोनकू जो है वेनेजुएला में। रोका जो है ब्राजील में। मसोले जो है मध्य अफ्रीका में। और लदांग इंडोनेशिया में। और रे जो है वो वियतनाम में बोला जाता है। अब हम खनिज कुछ प्रमुख तथ्यों की बात कर लेते हैं खनिज के। तो आर्कियन युग की धारवाड़ क्रम की चट्टानें सर्वाधिक खनिज संपन्न हैं। ईंधन खनिज कोयला, पेट्रोलियम, अवसादी शैलों की चट्टानों में पाई जाती हैं। छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। अब प्रमुख खनिज संस्थान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वो खेतड़ी में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है उदयपुर में। भारतीय खान ब्यूरो कहाँ पर पड़ता है? नागपुर में। और राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहाँ पर है? जमशेदपुर बरना माइंस क्षेत्र में पड़ता है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है? धनबाद में। और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ पड़ता है? तो नागपुर में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो संपूर्ण भारत का भूगोल है वो कंप्लीट हुआ। आपने देखा होगा एक एक क्वेश्चन का एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है तो कहीं से फिर नहीं मिलेगा जल्दी आपको, क्योंकि सारे फैक्ट यहाँ पर कुछ छोड़ा ही नहीं गया। ज्यादातर फैक्टों को मोस्ट ऑफ फैक्टों को कवर कर लिया गया और कंसाइज करके टू द पॉइंट बात की गई है इस नोट्स में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।